वीडियो को शुरू में ही हमें एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपने ओपोनेंट, अपने राइवल को तड़पा तड़पा के मारता है और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं बना नया राजा। उसके बाद वो बंदा जो कि अब एक नया राजा बन चुका है, वो अपने बाकी के ओपोनेंट्स को भी बहुत ही आसानी के साथ हरा देता है। वो एक्सट्रीमली पावरफुल था, लेकिन वो अपने ओपोनेंट्स को हराने के बाद उनको निर्दय होके मूवी पे खत्म कर देता है। और सिर्फ वो अपने ओपोनेंट को ही नहीं मारता, बल्कि उसका जो पूरा एरिया था उसको ऊपर बॉम्बिंग कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब खत्म हो जाता है। पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो कहता है कि इसी के साथ मैं सबसे डेंजरस राजा बनता हूँ। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने मुकुट की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको कुछ डिजीज सा महसूस होता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो ऐसा फील करता है कि मानो वो कहीं पर डूब रहा है। और फिर एकदम से वो अपना आंखें बंद कर लेता है, लेकिन फिर वो अपना आंखें खोलता है और वो सरप्राइजिंगली अपने सामने एक यंग कपल को देखता है जो कि काफी ज्यादा खुश थे और काफी ज्यादा इमोशनल थे। और वो कपल कहता है कि वेलकम वेलकम आर्थर, मैं तुम्हारा पापा हूँ रेनॉल्ड, और ये देखो ये तुम्हारी मम्मी है एलिस। और ये सुनते ही उसको समझ आ जाता है कि वो अभी एक नए लाइफ में रिबॉर्न हुआ है, वो अभी एक बच्चा है ना कि एक राजा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मैंने इतने सारे जंग जीते हैं सिर्फ एक बच्चे के रूप में रिबॉर्न होने के लिए। और फिर जो उसका पेरेंट्स था रेनॉल्ड्स और एलिस, वो दोनों ही उसको काफी ज्यादा प्यार कर रहे थे। जो आर्थर था, मतलब वो बंदा, वो मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, जो भी है मुझे एंजॉय तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये जो बॉडी है इससे मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना है। और फिर वो बिस्तर में ही पॉटी कर देता है, जिसके बाद उसकी माँ एलिस उसका काफी अच्छी तरीके से केयर करती है। ये सब चीज आर्थर के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जो कि उसका होश ही उड़ा देता है। जो आर्थर का फादर था रेनॉल्ड, वो अपने शरीर के अंदर से एक मैजिकल पावर कास्ट करता है, जिसके मदद से वो एक बड़ा सा पत्थर को एकदम टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन उन पत्थर में से ही एक टुकड़ा आकर रेनॉल्ड के सर पे लगता है, लेकिन तभी एलिस अपने हीलिंग मैजिक का यूज करती है और वो रेनॉल्ड को हील कर देती है। ये सब चीज आर्थर को एकदम फैसिनेट कर देता है। वो इस नए वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो आर्थर का फादर था रेनॉल्ड, वो बड़े बड़े बीस्ट, बड़े बड़े मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी के साथ अपने मैजिकल पावर से हरा दे रहा था। आर्थर के लिए ये सारा चीज काफी ज्यादा नया था, इसीलिए वो अपने एनवायरनमेंट, वो अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा था उन सब से नॉलेज गैदर कर रहा था। और फिर जो एलिस थी वो कहती कि आर्थर तो चलो अभी तुम्हारा सोने का वक्त हो गया है, तुम थोड़ा सा नैप ले लो। और ये कहते ही जो वहाँ पर आर्थर था उसको भी धीरे धीरे नींद आना चालू हो जाता है। और तभी वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पे उसको चैन से सोने का जो फ्रीडम है वो था ही नहीं, क्योंकि हमेशा उसको मारने के लिए कोई ना कोई असैसिन उसके पीछे पड़ा था। बट एनीवेज अभी दिन बीतता रहता है और वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, जहाँ पे वो रेंगना चालू कर देता है और वो धीरे धीरे मूव करते करते एक आईने के सामने जाके रुकता है और वो पहली बार अपना फेस देखता है और कहता है कि तू ये है बेबी आर्थर। सच बताऊं तो अभी मैं उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बॉडी में और ना ही इस नाम को लेके। और उसके बाद आर्थर बाबू का फिर से सोने का टाइम हो जाता है और एलिस उसको बहुत ही प्यार से सुला के अपना काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन हमारा आर्थर भाई नीचे उतरता है और अपने छोटे छोटे कदमों से ही आगे बढ़ता है और अपनी मम्मी के पीछे से ही जो लाइब्रेरी था घर का वहाँ पहुँच जाता है। और वो वहाँ से एक बुक निकालता है और कहता है कि नॉलेज ही पावर है, कैसे भी करके मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा नॉलेज गैदर करना होगा। और फिर वो देखता है कि ये जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी है उस कॉन्टिनेंट में टोटल 3 किंगडम है। पहला किंगडम ड्वार्फ का है, दूसरा है एल्फ का और तीसरा किंगडम है जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे वो लोग भी अपने फैमिली के साथ रहते हैं। और इस किंगडम का नाम था सैपिंग किंगडम। और फिर आर्थर एक दूसरा बुक निकालता है और वो बुक था मैजिक का। इतना टाइम बिताने के बाद आर्थर को इतना तो मालूम
हो गया है कि ये जिस वर्ल्ड में अभी वो एग्जिस्ट करता है, ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है उसके प्रीवियस वर्ल्ड के मुकाबले में। लेकिन इस वर्ल्ड में एक फैसिनेटिंग चीज है और वो है माना पावर। माना इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और माना बेसिकली एक ऐसा पावर है जो कि एक इंसान के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसके मदद से वो मैजिकल स्पेल कास्ट वगैरह कर सकता है। और ये जो माना को कंट्रोल करने का एबिलिटी है वो लार्जली हेरिडिटरी है और नॉर्मली वो किसी 100 बंदों में से एक बंदे के अंदर मिलता है। पर इस माना का यूटिलाइजेशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बताया जा सकता है। पहला है ऑगमेंटेशन और दूसरा है कॉन्जरिंग। ऑगमेंटेशन में जो माना है वो बॉडीली पावर को एनहेंस करता है और जो बॉडी है वो ही एक वेपन की तरह काम करता है। और दूसरी तरफ जो कॉन्जरर्स है वो अपने माना को प्रोजेक्ट करके किसी भी दूसरी चीज के ऊपर अपना कंट्रोल जमा सकते हैं। आर्थर को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। माना को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है माना कोर। माना कोर बेसिकली बॉडी का एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का जितना भी माना है वो सब एक जगह पे आके चैनलाइज होता है। और जो बंदा इस कोर के ऊपर कंट्रोल जमा लेता है, जो इस चीज के ऊपर मास्टरी कर लेता है, वो एक स्ट्रॉन्ग जादूगर, एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बनता है। ये जो कंसेप्ट है ये आर्थर के लिए कोई नया नहीं है क्योंकि उसके वर्ल्ड में भी एक ऐसा सिमिलर कंसेप्ट था जिसको कि उसने बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर रखा था और उस एबिलिटी का नाम था की। और फिर आर्थर सोचता है कि क्या मैं अपने पास्ट लाइफ का नॉलेज को इस लाइफ में एज अ वेपन ट्रीट कर सकता हूँ। और फिर वो अपना पूरा बॉडी का माना को एक सिंगल एरिया में फोकस करवाता है, एक सिंगल एरिया में चैनलाइज करवाता है और धीरे धीरे उसका जो पूरा बॉडी था वो एक दूसरे ही एरिया में लेविटेट करने लगता है। उसके अंदर जो माना था वो एक जगह पे कलेक्ट होने लगता है कि तभी वहाँ पे एलिस आती है और कहती है कि आर्थर बाबू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अकेले बैठे बैठे, और देख के तो लग रहा है कि तुमने फिर से पोटी कर दिया है, रुको मैं तुम्हें फिर से एक नया डायपर पहना देती हूँ। और ये सब चीज आर्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसे ही दिन बीतता रहता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर अभी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन एलिस का एक ही दुख है कि आर्थर अभी तक स्माइल ही नहीं किया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रेनॉल्ड अपने बच्चे को तलवारबाजी सिखाने में बिजी था। आर्थर अभी तक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन रेनॉल्ड उसको तलवारबाजी सिखाता है जिसके वजह से एलिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है रेनॉल्ड के ऊपर। और रेनॉल्ड बेचारा क्या ही कहता है, वो कहता है कि मैं माफ कर दो बीवी, माफ कर दो। बट एनीवेज उसके बाद एलिस आर्थर को मार्केट एरिया घुमाने ले जाती है और आर्थर को मार्केट जाना बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि जैसे जैसे वो मार्केट में घूमता उसे अलग अलग चीजें ऑब्जर्व करने को मिलता, जैसे कि वेपन्स जो कि उसे बताता कि ये जो वर्ल्ड है ये कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। उसके बाद उसे वेरियस काइंड ऑफ क्रिस्टल, फिर अलग अलग मैजिक शोज भी देखने को मिलता जो कि आर्थर के लिए काफी ज्यादा मजेदार था। आर्थर को ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन आते वक्त आर्थर काफी ज्यादा थक जाता है और फिर से उसकी मॉम उससे कहती है मुझे लगता है कि आर्थर तुम्हें सोने का वक्त हो गया है। और उसे काफी ज्यादा लाड़ दुलार के साथ पाला जा रहा था। आर्थर को ये सब चीजें काफी ज्यादा नया फील होता है क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में आर्थर को ऐसा केयर कभी भी नहीं मिला था। आर्थर एक ऑर्फन था अपने पास्ट लाइफ में, उसका माँ बाप कोई नहीं था, इसीलिए इस लाइफ में उसे जितना भी प्यार मिल रहा था वो सब उसके लिए काफी ज्यादा न्यू है। और उसे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसे ये प्यार काफी ज्यादा जरूरत था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने पापा को ट्रेन करते हुए देखता है जहाँ पे रेनॉल्ड अपने माना पावर से पूरे एरिया को मानो हिला के रख देता है। आर्थर अपने पापा को ट्रेन करते हुए देखता है और अपने आप को काफी ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करता है। आर्थर काफी ज्यादा फैसिनेटेड था अपने पापा के पावर को देख के। बट तभी वहाँ पे एलिस आती है और कहती है कि आर्थर बेटा चलो तुम्हारा नैप का टाइम फिर से हो चुका है, जो कि आर्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आर्थर तो इस चीज को मजे ले रहा था, बट एनीवेज फिर से उसका सोने का टाइम हो चुका था। लेकिन फिर जैसे ही एलिस उसको उस बुक शेल्फ के सामने से लेके जाती है आर्थर एकदम से जिद करने लगता है, उसे वो बुक फिर से पढ़ना था। और एलिस कहते कि नहीं नहीं तुम अभी सो जाओ। बट देन आर्थर का जो अदा था उस पर तो माफी गली जाती है। और फिर फाइनली एलिस कहती कि ठीक है आर्थर बाबू जाओ थोड़ी देर के लिए तुम पढ़ लो, बट फिर आके तुम्हें सोना होगा। और फिर आर्थर जाके जो बुक्स था उन सबको पढ़ना चालू कर देता है। और आर्थर इस बार अपना जो पूरा फोकस था वो अपने एक सिंगल पॉइंट में कंसंट्रेट करना चालू कर देता है। जो उसका पूरा बॉडी था उस बॉडी का हर एक फ्रैगमेंट में जितना भी माना पॉइंट्स था वो सब एक सिंगल पॉइंट में फोकस हो रहा था। आर्थर को समझ में आ चुका था कि वो अपने माना पॉइंट
मूवमेंट को कंट्रोल करने के काफी ज्यादा क्लोज है, वो और ज्यादा फोकस करने लगता है। उसका पूरा फोकस अपने बॉडी के सेंटर पे था और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एलिस को बचाने के लिए रेनॉल्ड एकदम उसके ऊपर जंप मारता है और वो धमाका इतना पावरफुल था कि रेनॉल्ड का जो पीठ था वो एकदम छिल जाता है। लेकिन तभी एलिस एकदम से रोने लगती है क्योंकि घर का जो एक हिस्सा था वो उड़ चुका था और अर्थर घर के अंदर ही था। दोनों एकदम भाग के जाते हैं घर के अंदर और जैसे ही रेनॉल्ड उस रूम के अंदर घुसता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपने सामने अपने बेटे अर्थर को हवा में लेविटेट करते हुए देखता है। अर्थर के बॉडी के सेंटर में एकदम से एक ब्राइट लाइट ग्लो हो रहा था और रेनॉल्ड को समझ में आ जाता है कि अर्थर ने इतने कम उम्र में अपना माना कोड को कंट्रोल कर लिया है। और तभी वो एलिस से कहता है कि एलिस, हमारा बेटा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। और फिर जो अर्थर था वो एकदम नीचे आता है और वो जैसे अपने माँ बाप की तरफ आगे बढ़ता है, एकदम से जो ऊपर उड़न सीलिंग था वो नीचे गिरता है। अर्थर को पता चल गया था कि यही उसका अंत है, यही पे सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी रेनॉल्ड एकदम भाग के आता है और अपने पावर से वो जो वुडन सीलिंग था उसको एकदम उड़ा देता है। और उसी के बाद एलिस एकदम से अर्थर को पकड़ के फूट फूट के रोने लगती है। रेनॉल्ड भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन अर्थर को ये सब चीज काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने अपने पास्ट लाइफ में भी ये इमोशन कभी फील नहीं किया था कि उसके लिए कोई इतना ज्यादा इमोशनल है, उसके लिए कोई इतना ज्यादा केयर कर रहा है। इस वर्ल्ड में काफी सारा चीज उसने नया देखा है और ये इमोशन उनमें से एक है। और फिर अर्थर भी फूट फूट के रोने लगता है और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। गाइस का जो मानव है वो अगर आपने देख रखा हुआ तो आपको पता है कि ये स्टोरी कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है आगे जाके। और उसका एक हैंड हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक डंजन के अंदर एक बीस्ट को दिखाया जाता है, एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। गाइस काफी सारे सीन्स, काफी सारे स्टोरीज अभी भी अनफोल्ड होना बाकी है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। बाय बाय।